हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है हमारे नए यूट्यूब चैनल एडुटेनमेंट पर। दोस्तों, अभी हम लोग एनसीईआरटी की सीरीज चला रहे हैं। इस सीरीज में हम लोग अभी क्लास 6 की ज्योग्राफी देख रहे हैं। इसके पहले 2 चैप्टर का वीडियो अपलोड हो चुका है, आप उसको अवश्य देखिएगा। आज का हमारा चैप्टर है चैप्टर 3, पृथ्वी की गतियां। दोस्तों, पृथ्वी की 2 गति है, मतलब पृथ्वी 2 प्रकार से घूमती है। देखिए, मान लेते हैं ये सूर्य है, ठीक है, और पृथ्वी यहाँ है। ये इसके चारों तरफ चक्कर लगा रही है। ये बात आप सभी जानते हैं कि पृथ्वी सूर्य का चक्कर लगाती है। अब देखिए, पृथ्वी की जो 2 गति है उसको ऐसे समझिए, ये सूर्य, ये पृथ्वी। एक तो ये ऐसे घूमेगी चारों तरफ, और दूसरा ये अपने एक्सिस पर भी, ये अपनी इस जगह पे भी ऐसे घूमते हुए फिर ये ऐसा चक्कर लगाएगी। समझ रहे हैं? तो 2 प्रकार की गति है। एक है घूर्णन, जो ये अपने अक्ष पर घूमती है। ये अपने अक्ष पर घूम रही है अगर ऐसा, तो ये क्या हो गया, ये अपने अक्ष पर घूम रही है तो हो गया घूर्णन। और घूर्णन करते हुए जब ये इसके चारों तरफ घूम रही है, सूर्य के ऐसा घूमते हुए चारों तरफ घूम रही है, तो उसको क्या कहेंगे, परिक्रमण कहेंगे। तो देखिए, घूर्णन, जिसको इंग्लिश में रोटेशन भी कहते हैं, अपने अक्ष पर जब घूम रही थी तो रोटेशन, ठीक है। और दूसरी गति थी परिक्रमण, जिसको इंग्लिश में कहते हैं रिवॉल्यूशन। घूर्णन अपने अक्ष पर, परिक्रमण सूर्य के चारों ओर, ठीक है। अब ध्यान देने वाली बात यह है कि पृथ्वी अपना घूर्णन 24 घंटे में कंप्लीट कर लेती है। पृथ्वी अपना एक रोटेशन अपने एक्सिस पर 24 घंटे में कंप्लीट कर लेगी। इसलिए 24 घंटे में दिन और रात 12-12 घंटे का होता है। और परिक्रमण पूरा करने में पृथ्वी को 365 दिन 6 घंटे लगते हैं। 365 दिन 6 घंटे। अब देखिए, अगला टॉपिक है, पृथ्वी अपने कक्षीय समतल से 66.5 डिग्री का कोण बनाती है। कक्षीय समतल को इंग्लिश में एक्सियल प्लेन कहते हैं, ठीक है। अब देखिए क्या है ये, इसका मतलब क्या है, इसको समझाने के लिए यहां पर एक फोटो बनाया गया है। देखिए, पृथ्वी जब घूमेगी, ठीक है, तो कुछ इस प्रकार का एक प्लेन तैयार होगा। मतलब अगर आप ऐसे समझिए कि ये एक पेपर है, ठीक है, इसके किनारे पर अगर इस पृथ्वी को हम घुमाएं, ठीक है, देखिए प्लेन तैयार हुआ, इसके घूमने का एक प्लेन तैयार हुआ, ठीक है। तो ऐसा कह रहा है कि ये जो प्लेन है, इस पर पृथ्वी ऐसे घूम रही है। हमने पहले वीडियोज में देखा था कि पृथ्वी अपने अक्ष में, पृथ्वी का जो उत्तरी ध्रुव है और दक्षिणी ध्रुव है, इन दोनों को मिलाते हुए एक रेखा, अगर एक डंडा इसमें लगाया जाए तो इसका अक्ष होगा, ठीक है। तो फिलहाल के लिए मान लेते हैं ये इसका अक्ष है, ठीक है, उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव तक जोड़े हुए, ठीक है। तो ये इसका अक्ष हो गया। और अभी हमने ये देखा था कि ये इस पथ पर घूम रही है, ऐसे करके घूम रही है सूर्य के चारों तरफ, बीच में सूर्य है, ठीक है, ये ऐसे घूम रही है। तो ये जो इसका एक्सियल प्लेन है, ठीक है, देखिए ये जो इसका एक्सियल प्लेन है और ये अक्ष है, ये इस कक्षीय समतल से कितना डिग्री, ये जो एंगल बन रहा है ये कितना हो गया, 66.5 डिग्री। तो पृथ्वी अपने कक्षीय समतल से 66.5 डिग्री का कोण बनाती है। इस कक्षीय समतल में हम एक परपेंडिकुलर लंब खींचते हैं, ठीक है। और जो हमारा एक्सिस था पहले, अभी हमने पहले देखा, तो एक्सिस कितने 66.5 डिग्री पर था, ऐसा था। तो ये जो नीचे वाला एंगल है ये था 66.5 डिग्री, और इन दोनों के बीच में, इस पेंसिल और मार्कर के बीच में जो एंगल बन रहा है, इसको क्या बोलेंगे, 23.5 डिग्री, क्योंकि 90 डिग्री में से 66.5 निकालेंगे, 23.5 डिग्री होता है। तो पृथ्वी अपने कक्षीय समतल पर खींचे गए लंब से कितना डिग्री कोण बनाती है, 23.5 डिग्री का कोण बनाती है। इसी चीज को इस फोटो में दर्शाया गया है, आप ध्यान से देखिए। ये है इसका कक्षीय समतल, ठीक है, इस पर एक लंब अगर बनाते हैं, और ये इसका एक्सिस है। ये एक्सिस अपने कक्षीय समतल से 66.5 डिग्री का कोण बना रही है। इस कक्षीय समतल पर खींचे गए लंब से कितना, 23.5 डिग्री का एंगल बना रही है। अब अगला हमारा टॉपिक है प्रदीप्ति वृत्त, जिसको इंग्लिश में कहते हैं सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन। प्रदीप्ति वृत्त क्या है, इसको समझिए। जब हमारी पृथ्वी ऐसा है, अगर यहां पर सूर्य है, ठीक है, तो क्या होगा, आप यहां देखिए, ये लकीर बना हुआ है। तो सूर्य अगर सामने से है, तो इस लकीर के आगे वाला हिस्सा है जहां पर पृथ्वी लिखा हुआ है, ये पूरा लाइट होगा, यहां पर पूरा दिन रहेगा। और जो पीछे वाला हिस्सा है,
ये वाला हिस्सा, यहाँ पर रात होगा, समझिए, सामने वाले में दिन, पीछे वाले में रात, क्योंकि पीछे वाले में लाइट नहीं जाएगा। तो इस बीच में एक सर्कल जैसा बनता है, एक वृत्त जैसा बनता है, जहां से पीछे की ओर अंधेरा रहेगा, आगे की ओर उजाला रहेगा। तो ये जो सर्कल बनता है इसको हम लोग कहते हैं प्रदीप्ति वृत्त। ये भी एक काल्पनिक सर्कल ही है, ऐसा कोई सर्कल वहां पर होता नहीं है, ठीक है। तो ग्लोब पर वह वृत्त जो दिन और रात को विभाजित करता है उसको हम लोग कहेंगे प्रदीप्ति वृत्त। क्लियर है? प्रदीप्ति वृत्त को समझाने के लिए यहां देखिए आप, ये सूर्य है, ये पृथ्वी है, ठीक है। अब ये नॉर्थ पोल साउथ पोल को मिलाते हुए हमारा एक्सिस है, विषुवत रेखा, कर्क रेखा, मकर रेखा। अब ध्यान से देखिए, ये जो यहाँ पर एक सर्कल बनेगा, इसके आगे के हिस्से में दिन है और इसके पीछे के हिस्से में रात है। क्लियर है? उम्मीद करते हैं आपको ये फोटो भी समझ में आ गया होगा। अब आगे हमारा टॉपिक है, सोचने वाली बात है कि अगर पृथ्वी घूर्णन न करे तो क्या होगा, अगर अर्थ रोटेशन न करे तो क्या होगा। अब समझिए, अगर पृथ्वी घूर्णन न करे, घूर्णन मतलब अक्ष पर घूमना, दोनों टर्म अलग अलग है, एक घूर्णन है एक परिक्रमण है। जब हम परिक्रमण कहेंगे तो सूर्य के चारों तरफ, और घूर्णन कहेंगे तो अक्ष पर। तो क्वेश्चन है कि अगर घूर्णन न करे तो क्या दिक्कत आएगी। घूर्णन मतलब ये अपने अक्ष पर घूमना बंद कर देगी, घूर्णन अगर नहीं कर रही है तो क्या होगा कि जो हिस्सा सूर्य के सामने है, यानी कि ये वाला हिस्सा, इस पर हमेशा ही दिन रहेगा, और जो पीछे वाला हिस्सा है उस पर हमेशा ही रात रहेगा। क्योंकि ये घूमती है इसलिए क्या होता है कि अभी यहाँ पर दिन है, अब ये धीरे धीरे घूमेगी, घूमते 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 ये वाला हिस्सा आगे आ गया, तो यहाँ पर दिन हो गया, यहाँ पर रात हो गया। तो यही समस्या है कि अगर ये घूमना बंद कर दे तो इस हिस्से में हमेशा के लिए दिन और इस हिस्से में हमेशा के लिए रात, ठीक है। तो दिन और रात का होना बंद हो जाएगा अगर पृथ्वी घूमना बंद कर दे। आधे हिस्से में हमेशा के लिए दिन हो जाएगा, आधे हिस्से में हमेशा के लिए रात हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं। पुराने समय में जब विज्ञान इतना विकसित नहीं था तो कई लोग अपने हिसाब से पृथ्वी के बारे में वर्णन करते थे कि पृथ्वी गोल है, कोई कुछ और कहते थे, ठीक है। लेकिन उसी समय में हमारे देश भारत में एक खगोल शास्त्री थे आर्यभट्ट, ठीक है, मैथमेटिशियन भी थे वो। उन्होंने कहा था कि पृथ्वी गोल है और अपने अक्ष पर घूमती है, ठीक है। ये आर्यभट्ट ने कहा था। अगर ऐसा क्वेश्चन पूछा जाए कि किसने सबसे पहले कहा कि पृथ्वी गोल है और अपने अक्ष पर घूमती है, तो उत्तर हो जाएगा आर्यभट्ट। अभी हम लोगों ने देखा कि पृथ्वी की घूर्णन गति के कारण दिन और रात होते हैं। ये क्वेश्चन पूछा है कि दिन और रात होने के क्या कारण है, तो क्या कहेंगे, पृथ्वी की घूर्णन गति, ठीक है। अब देखिए हमारा अगला टॉपिक है लीप ईयर कंसेप्ट। हमने देखा है कि पृथ्वी को एक परिक्रमा करने में 365 दिन और 6 घंटे लगते हैं, इंग्लिश में रिवॉल्यूशन। एक रिवॉल्यूशन में 365 दिन और 6 घंटे लगते हैं। लेकिन आप जनरली देखिएगा कि एक साल जो है वो 365 दिन का होता है, हम लोग 365 दिन का मानते हैं। तो जो ये 6 घंटा है, एक्स्ट्रा 6 घंटा है, इसको हम लोग यहाँ इंक्लूड नहीं करते हैं ताकि हमें कैलकुलेट करने में आसानी हो, ठीक है। 365 दिन में हम अपना साल निकाल लेते हैं, लेकिन यही 6 घंटा हर साल हम लोग छोड़ रहे हैं। तो 6 घंटे अगर हर साल छोड़ रहे हैं तो 4 साल में 24 घंटा हो जाएगा। एक साल में 6 घंटा, फिर अगले साल 6 घंटा, ऐसे करके 4 साल में ये 24 घंटे के बराबर हम लोग छोड़ चुके हैं। तो जब ये 24 घंटा हो गया तो ये एक दिन के बराबर हो गया। तो इसी एक दिन को उठा करके फरवरी का 29वां दिन मना दिया जाता है, 29 फरवरी, ठीक है। और जो ये 29 फरवरी है जिस साल में लग जाएगा उसको हम लोग क्या कहेंगे, लीप ईयर कहेंगे, लीप ईयर, लीप वर्ष, ठीक है। लीप ईयर का क्या, कैसे पहचानेंगे लीप ईयर, जो 4 से डिवाइड हो जाए, जैसे कि 2024 ये लीप ईयर था। अगला आएगा 2028 में, 2025 में कितना होगा फरवरी का, 2025 में 28 फरवरी तक ही रहेगा, इसके बाद ये खत्म, ठीक है। अभी जो साल चल रहा है क्या है, लीप ईयर नहीं है। अब हमारा अगला टॉपिक है रीजन फॉर सीजन ऑन अर्थ, पृथ्वी पर मौसम क्यों बदलते हैं। इसका आंसर है अक्ष पर झुकाव, इंग्लिश में कहेंगे टिल्टेड एक्सिस, ठीक है। धरती जो अपने अक्ष पर झुकी हुई है, यही कारण है कि पृथ्वी पर मौसम बदलते हैं। प्लीज टेक स्क्रीनशॉट, वी विल कंटिन्यू इन नेक्स्ट स्लाइड। तो फ्रेंड्स अब हमारा अगला टॉपिक है पृथ्वी का परिक्रमण एवं ऋतु है। मतलब पृथ्वी जब सूर्य के चारों ओर परिक्रमा लगा रही है, ठीक है, तो उसमें अलग अलग जगहों पर पृथ्वी की स्थिति के कारण पृथ्वी पर कौन सी घटनाएं होती है, क्या बदलाव आता है, उसके बारे में हम लोग यहाँ पर देखेंगे। देखिए पृथ्वी जो सूर्य के चारों तरफ घूमती है, ठीक है, तो इस पथ को
इसको हम लोग कहते हैं पृथ्वी की कक्षा। सूर्य के चारों तरफ घूमने की ये कक्षा है। और इसका आकार कैसा होता है घूमते वक्त? इसका आकार है दीर्घवृत्ताकार। तो दीर्घवृत्ताकार अंडे के जैसा होता है, ऐसा, ठीक है। बीच में सूर्य और ये इस प्रकार की परिक्रमा करती है, इसको कहते हैं दीर्घवृत्ताकार। इस पोजीशन पर, ये जो पोजीशन है, यहाँ पर पृथ्वी सूर्य से दूर रहेगी और इस पोजीशन पर पृथ्वी सूर्य के नजदीक रहेगी, ठीक है। अब आगे देखिए, हम लोग 4 स्थिति है धरती की, चारों को एक एक करके डिस्कस करेंगे। पहले नंबर पर देखिए, ये जून का समय है, हमारे उत्तरी गोलार्ध में जून का समय है। आप ध्यान से देखिए, ये हमारी पृथ्वी है, ये नॉर्थ पोल और ये साउथ पोल, ठीक है। नॉर्थ पोल और साउथ पोल को मिलाते हुए एक अक्ष खींचा गया है, ठीक है। और ये हमारी विषुवत रेखा जो पृथ्वी को 2 बराबर भागों में बांटती है, विषुवत रेखा। इस लाल डंडे के ऊपर के हिस्से को कहेंगे उत्तरी गोलार्ध और इसके नीचे वाले को कहेंगे दक्षिणी गोलार्ध, ठीक है। तो अब आप ध्यान से देखिए, क्योंकि ये अपने अक्ष पर झुका हुआ है, ठीक है, और अभी इसका अक्ष सूर्य की तरफ झुका हुआ है, इस कारण से आप ध्यान से देखेंगे तो जो हमारा उत्तरी गोलार्ध है ये सूर्य की तरफ ज्यादा झुका हुआ है और जो दक्षिणी गोलार्ध है वो सूर्य से दूर वाले हिस्से में है, ठीक है। और जैसा कि आप जानते हैं कि जो भी सूर्य के तरफ झुका हुआ हो या सूर्य के नजदीक हो वहां पर गर्मी ज्यादा होगा, क्योंकि डायरेक्ट सनलाइट यहाँ पर आएगा। और ये वाला जो हिस्सा है नीचे का, यहाँ पर सनलाइट ज्यादा नहीं आ रहा है क्योंकि ये सूर्य से दूर की स्थिति में है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ठंडा का मौसम हो जाएगा, शीत ऋतु, और ये ऊपर वाले हिस्से में ग्रीष्म ऋतु। तो आप लोग ध्यान देते होंगे जून जुलाई में क्या होता है, हमारे यहाँ गर्मी ज्यादा होता है। क्यों? क्योंकि हमारा जो उत्तरी गोलार्ध है वो सूर्य की तरफ झुक गया है। अभी पिछले स्लाइड्स में हमने देखा था एक प्रदीप्ति वृत्त करके था, कि जहां तक सूर्य की रोशनी जाती है उसको हम लोग, इसके आगे का हिस्सा उजाला, इसके पीछे का हिस्सा अंधेरा है, ठीक है। तो इस प्रदीप्ति वृत्त पर आप ध्यान दीजिए। इस प्रदीप्ति वृत्त में आप देखेंगे तो जो हमारा उत्तरी गोलार्ध है, ठीक है, इसका बहुत सारा हिस्सा जो है वो आ रहा है उजाले वाले हिस्से में, जहां पर लाइट डायरेक्ट पड़ रहा है, ठीक है। और जो हमारा दक्षिणी गोलार्ध है इसका बहुत बड़ा हिस्सा है जो अंधेरे वाले हिस्से में है, ठीक है। यही कारण है कि जब सूर्य का प्रकाश उत्तरी गोलार्ध के ज्यादा हिस्सों में पड़ रहा है तो उत्तरी गोलार्ध में दिन की लंबाई ज्यादा हो जाएगी, ठीक है। ज्यादा देर तक सनलाइट यहाँ पर रहेगा और यहाँ पर क्या होगा, अंधेरा ज्यादा देर तक रहेगा, तो यहाँ पर रात की लंबाई बढ़ जाएगी, ठीक है। अब आप यहाँ पर इतना तो समझ गए होंगे कि इस उत्तरी गोलार्ध में गर्मी होने का क्या कारण है, ठीक है, और यहाँ पर ठंडी होने का क्या कारण है, क्योंकि उत्तरी गोलार्ध सूर्य की तरफ झुका हुआ है और दक्षिणी गोलार्ध सूर्य से दूर की स्थिति में है। अब आगे देखिए, जून का महीना है, इससे आगे बढ़ता है जुलाई, अगस्त, सितंबर, ठीक है। सितंबर के मंथ में देखिए पृथ्वी की स्थिति यहाँ पर ऐसी है, ठीक है। अब यहाँ पर जो अक्ष है वो झुका हुआ तो है, लेकिन ये सूर्य की तरफ नहीं झुका हुआ है। इसको आप ऐसे समझिए, हम लोग फिर से अपना यंत्र निकालते हैं। देखिए, अभी जब ये पृथ्वी है, ठीक है, अभी ये इस पोजीशन में था, आप देख पा रहे हैं, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, सदर्न हेमिस्फीयर। नॉर्दर्न हेमिस्फीयर सूर्य की तरफ है, सदर्न हेमिस्फीयर दूर है, तो इसलिए यहाँ पर गर्मी होगा, यहाँ पर ठंडा होगा, ठीक है। अब आप देखिए ये मूव करते हुए, ऐसा अपने जगह पे घूमते हुए ऐसे बढ़ेगी आगे, है ना। इसको कहते हैं क्या, घूर्णन, और इसको परिक्रमण। तो ये घूर्णन करते हुए और परिक्रमण करते हुए आगे बढ़ी, जब ये यहाँ पर आती है, ठीक है, ये पृथ्वी यहाँ पर आ गई। तो अब आप देखिए कि ये सूर्य की तरफ नहीं झुकी हुई है, जैसे यहाँ पर ये सूर्य की तरफ झुकी हुई थी, ठीक है। अब ये यहाँ पर क्या है, झुका हुआ है, लेकिन सूर्य की तरफ नहीं झुका हुआ, ये इस डायरेक्शन में झुका हुआ है। यानी कि इन दोनों, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर और सदर्न हेमिस्फीयर, दोनों सूर्य से बराबर एंगल पर है, डिस्टेंस पर है, ठीक है। तो दोनों गोलार्ध में बराबर उष्मा प्राप्त होगी, हीट प्राप्त होगी। तो यही कारण है कि इस मौसम में, यहाँ जो सितंबर का समय होता है, इस टाइम आप ध्यान देंगे तो आपको ना ज्यादा गर्मी लगेगी ना ज्यादा ठंडा लगेगा, ठीक है। एक सामान्य सा मौसम हो जाता है। फिर अब देखिए, अब यहाँ से जब ये मूव करते हुए ऐसे घूमते हुए आगे बढ़ा, ठीक है, तो अब ध्यान दीजिए, अब जो हमारा दक्षिणी गोलार्ध है वो सूर्य की तरफ झुक गया और उत्तरी गोलार्ध सूर्य से दूर चला गया। तो ये दिसंबर का महीना है। यहाँ पर देखिए उत्तरी गोलार्ध में ठंडा हो जाता है, हम लोग के यहाँ ठंडा पड़ना स्टार्ट हो जाता है। तो ये क्या हो गया, उत्तरी गोलार्ध, और दक्षिणी गोलार्ध में क्या हो जाएगा, गर्मी आ जाएगा। दक्षिणी गोलार्ध में कुछ देश हैं जैसे कि ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, वहां पर दिसंबर के महीने में गर्मी का मौसम होता है, ठीक है। और उसी टाइम वो लोग क्रिसमस मनाते हैं, पता है आपको, 25 दिसंबर को क्रिसमस होता है। तो ऑस्ट्रेलिया में जो क्रिसमस होता है वो गर्मी के मौसम में होता है।
तो ये वाला जो मौसम है देखिए, अभी उत्तरी गोलार्ध हो गया दूर की ओर, दक्षिणी गोलार्ध सूर्य की ओर झुका हुआ है। यही कारण है कि क्या है, उत्तरी गोलार्ध में ठंड का मौसम है और यहाँ पर गर्मी का मौसम है। ठीक है, फिर ये आगे बढ़ता है दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च में जो होली का समय होता है, तो आप देखते होंगे यहाँ पर, फिर देखिए यहाँ पर क्या है कि कोई भी गोलार्ध सूर्य की तरफ नहीं झुका हुआ है, दोनों गोलार्ध इक्वल डिस्टेंस पर हो जाते हैं। तो क्या है, दोनों गोलार्ध सूर्य के बराबर डिस्टेंस पर आ गए, तो क्या हो जाएगा, एक सामान्य सा टेम्परेचर हो जाएगा। इसलिए साल में 2 बार, एक बार शरद ऋतु, एक बार वसंत ऋतु, इन दोनों मौसम में क्या होता है कि ना आपको ज्यादा गर्मी लगेगी ना ज्यादा ठंडा लगेगा। ठीक है, और एक बार आएगा ग्रीष्म ऋतु, एक बार आएगा शीत ऋतु। तो 4 मौसम कैसे बनते हैं, क्यों बनते हैं, आप ध्यान से देखिए। तो इसका एक ही कारण है कि ये जो झुका हुआ है ये इंडेंटेड है, ठीक है, टिल्टेड एक्सिस है। इसी कारण से क्या हो रहा है, अलग अलग जगहों पर जाकर के अलग स्थिति बन रही है और टेम्परेचर हमारा ऊपर नीचे हो रहा है। ठीक है, तो अगर ये अक्ष झुका हुआ नहीं होता तो क्या होता, हर समय हमको एक ही मौसम देखने के लिए मिलता, तो फिर ये दोनों मौसम गायब हो जाते, गर्मी और ठंडी का मौसम गायब। अगर सीधा खड़ा होता तो क्या होता, एक ही टेम्परेचर हमें सालों भर देखने के लिए मिलता। तो अब अगर कोई पूछे कि पृथ्वी पर मौसम बदलने का क्या कारण है, तो आप क्या कहेंगे, पृथ्वी का अपने अक्ष पर झुका हुआ होना, रीजन फॉर सीजन ऑन अर्थ टिल्टेड एक्सिस। ठीक है, इसको आप याद रखिएगा। इसके बाद इस फोटो से आपको बताया गया है कि हमारा जब ये एक्सिस सूर्य की ओर झुका हुआ है तो क्या है, यहाँ पर उत्तरी गोलार्ध में दिन का लंबाई ज्यादा हो जाता है। ये भी क्वेश्चन बनता है कि ठंड के मौसम में दिन की लंबाई छोटी हो जाती है और गर्मी के मौसम में दिन की लंबाई बढ़ जाती है, ये आप गौर करेंगे, है ना। जैसे गर्मी के मौसम में क्या होगा, आपका 6 बजे सूर्योदय होगा और 7 बजे सूर्यास्त होगा, तो 13 घंटे का हो जाता है वो, और रात छोटा हो जाएगा। और ठंड के समय में क्या होगा, जल्दी सूर्योदय होगा, जल्दी सूर्यास्त हो जाएगा, ठीक है, और रात लंबी हो जाती है। तो इसका अगर कोई रीजन पूछे कि पृथ्वी पर दिन और रात की लंबाई अलग अलग होने का क्या कारण है, तो यही आंसर है कि जब हमारा गोलार्ध, उत्तरी गोलार्ध या दक्षिणी गोलार्ध, जो भी सूर्य की तरफ झुका हुआ है उसको ज्यादा देर तक सनलाइट मिलेगा, ठीक है, तो उसका क्या हो जाएगा, दिन बड़ा हो जाएगा, और जो सूर्य से दूर की स्थिति में है वहां पर रात बड़ी हो जाएगी। ठीक है, इसी चीज को देखते हुए अभी ये कंसेप्ट है उत्तर अयनांत और दक्षिण अयनांत, और यहाँ पर विषुव। देखिए क्या होता है, ये जून का महीना है, जून के मौसम में अब जैसे ऐसा तो है नहीं कि एकाएक जो है दिन बड़ा होने लगेगा और रात छोटी होने लगेगी, ऐसा तो है नहीं, धीरे धीरे करके वो पहुंचेगा, है ना। जैसे कि ठंडी का मौसम है, यहाँ पर रात बड़ी हो रही है, ठीक है, तो कोई एक ऐसा दिन तो ऐसा आएगा नहीं कि डायरेक्ट दिन बड़ा होने लग जाए और रात छोटी होने लग जाए, वो तो धीरे धीरे कम होगा, है ना, रात की लंबाई कम होती जाएगी, दिन की लंबाई बढ़ती जाएगी। तो इसी प्रकार जब 21 जून का तारीख आता है, जब ये डेट आता है 21 जून, ठीक है, तो उस दिन क्या होता है कि हमारे गोलार्ध में, उत्तरी गोलार्ध में दिन बड़ा हो जाएगा, सबसे बड़ा दिन होगा उस दिन। और जैसे ही सबसे बड़ा दिन हुआ तो इसका मतलब सबसे छोटी रात होगी आज के दिन, ठीक है, सबसे बड़ा दिन होगा कब, 21 जून को, 21 जून को सबसे बड़ा दिन और सबसे छोटी रात उत्तरी गोलार्ध में, ठीक है। इसके बाद क्या होगा, 22 जून को दिन की लंबाई थोड़ी कम होगी, रात की लंबाई थोड़ी बढ़ेगी, फिर 23 जून को दिन की लंबाई और कम होगी, ऐसे ही कम होते 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 दिसंबर में दिन की लंबाई बहुत कम हो जाएगी और रात की लंबाई सबसे ज्यादा हो जाएगी, ठीक है। तो ऐसे करके ये बढ़ता है। तो ये जो घटना होती है कि सबसे बड़ा दिन और सबसे छोटी रात, ये 21 जून को होती है और इसी को हम लोग कहते हैं उत्तर अयनांत, ठीक है, या समर सोल्स्टाइस, इंग्लिश मीडियम वालों के लिए समर सोल्स्टाइस, क्योंकि अभी गर्मी का मौसम है, और सोल्स्टाइस यानी कि दिन की लंबाई जो सबसे बड़ा है और रात की लंबाई सबसे छोटी है, 21 जून, ठीक है। अब आगे बढ़िए, जब यहाँ पर शरद ऋतु है, ठीक है, तो अब यहाँ क्या है, आपको बताया है कि दोनों गोलार्ध जो है वो क्या है, सूर्य से बराबर एंगल पर है, बराबर डिस्टेंस पर है। तो यहाँ पर क्या होता है, दिन और रात की लंबाई बराबर हो जाती है, ठीक है। एक ऐसा दिन आता है जिस दिन दिन बराबर रात, जितने घंटे का दिन उतने ही घंटे की रात, 12-12 घंटे का हो जाएगा, ठीक है। तो इसको कहते हैं हिंदी में विषुव, इंग्लिश में कहते हैं इक्विनॉक्स। 23 सितंबर का दिन ऐसा है जिस दिन दिन और रात बराबर हो जाते हैं, लंबाई, दिन और रात की अवधि बराबर हो जाती है, ठीक है। फिर इसके बाद जब यहाँ आते हैं तो अब देखिए ये हमारा क्या है, आप ध्यान से देखिए, अगर यहाँ से हम इक्वेटर बना दें, ये हमारा इक्वेटर हो गया, विषुवत रेखा हो गया, तो उत्तरी गोलार्ध सूर्य से दूर है और दक्षिणी गोलार्ध सूर्य से नजदीक है, ठीक है। तो अब क्या होगा, दक्षिणी गोलार्ध में ग्रीष्म ऋतु आएगा और यहाँ पर शीत ऋतु आएगा, ठीक है।
तो यहाँ क्या होता है, यहाँ पर उत्तरी गोलार्ध में आपको पता है ठंड के समय में रात बड़ी होती है, और क्योंकि सूर्य से दूर है तो लाइट उसको कम मिलेगा, तो यहाँ पर सबसे छोटा दिन और बड़ी रात हो जाती है। कहां पर? उत्तरी गोलार्ध में। ठीक है, और इसी प्रकार दक्षिणी गोलार्ध में बड़ा दिन और छोटी रात हो जाती है। तो आप ध्यान से देखिए, यहां भी बड़ा दिन छोटी रात लिखा है, यहां भी बड़ा दिन छोटी रात लिखा है। आप एक बात समझिए, जब यहां बड़ा दिन हो रहा है छोटी रात हो रही है, तो सेम डे में यहाँ पे छोटा दिन बड़ी रात हो रहा होगा, क्योंकि सबसे बड़ा दिन हो गया तो यहाँ पे सबसे छोटा दिन हो जाएगा। ठीक है, तो वही है, उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध में साथ साथ में चलता है। लेकिन अब क्योंकि आप ध्यान से देखिएगा, जो विश्व का नक्शा है, वर्ल्ड मैप है, उसमें आप ध्यान से देखिएगा, तो जो हमारा पृथ्वी का उत्तरी गोलार्ध है उसमें मैक्सिमम देश बसे हुए हैं। ठीक है, जैसे कि भारत हो गया, चीन हो गया, अमेरिका हो गया, रूस हो गया, है ना, बड़े बड़े जो देश हैं वो उत्तरी गोलार्ध में स्थित है, यूरोप हो गया। तो ये सब उत्तरी गोलार्ध में होने के कारण हम लोग एक एडवांटेज लेते हैं, हम लोग एक फायदा उठाते हैं कि जो भी टर्म है ज्योग्राफी में या कहीं भी, वो उत्तरी गोलार्ध के हिसाब से ही रखा जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए उत्तर अयनांत, उत्तर में दिन बड़ा है रात छोटी है। ठीक है, लेकिन यहाँ पर आप देखिए, यहाँ पर जबकि ये दक्षिणी गोलार्ध में ये चीज हो रहा है, सेम चीज, बड़ा दिन और छोटी रात, लेकिन हम लोग इसको क्या लिख रहे हैं? दक्षिण अयनांत विंटर सोल्स्टाइस। ठीक है, यहाँ पर भी नाम दे दिया है समर सोल्स्टाइस। ठीक है, क्योंकि हमारे उत्तरी गोलार्ध में गर्मी थी। यहां पर आप ध्यान से देखिए, जो दक्षिण अयनांत लिख रहा है, इसको तो आप, यहां भी तो एक गर्मी का मौसम है दक्षिणी गोलार्ध में, लेकिन क्योंकि उत्तरी गोलार्ध में ठंड का मौसम है, इसलिए इसका नाम क्या रखे हैं? विंटर सोल्स्टाइस। समर सोल्स्टाइस, विंटर सोल्स्टाइस, ये हो गया जून का महीना, सितंबर, दिसंबर, और सेम यहाँ पर मार्च के समय में क्या होता है? वसंत ऋतु आ जाता है। यहाँ पर भी क्या होगा? दिन और रात की अवधि बराबर हो जाएगी। ठीक है, दिन बराबर रात। ठीक है, तो आप याद रखेंगे इस चीज को। सिंपल सा चीज है, जो गोलार्ध सूर्य की तरफ झुका हुआ है वहां पर दिन बड़ा रात छोटी, उसको कहेंगे उत्तर अयनांत। ठीक है, और जो गोलार्ध सूर्य की तरफ, सूर्य से दूर है, वहां पर दिन छोटा रात बड़ी, उसी का उल्टा हो जाएगा, बड़ा दिन छोटी रात दक्षिणी गोलार्ध में। और इस पूरी स्थिति को क्या कहेंगे? दक्षिण अयनांत विंटर सोल्स्टाइस। ये दिसंबर में होता है, और सितंबर और मार्च में क्या होगा? दिन और रात की अवधि बराबर हो जाएगी। यहां पर भी आप इसको लिख सकते हैं। ठीक है, और सिंपल याद रखिए कि जहां भी ठंडा का मौसम होगा वहां पर रात बड़ी हो जाएगी, कारण वो सूर्य से दूर है, और सूर्य से दूर होने के कारण उसको लाइट कम मिल रहा है। ठीक है, तो इस चीज को समझते हुए हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब कई लोगों को ऐसा लगता है कि क्योंकि पृथ्वी सूर्य के चारों तरफ दीर्घवृत्ताकार कक्षा में पथ में चल रही है, तो कई लोगों का मानना होता है, कई लोग कंफ्यूज रहते हैं कि क्योंकि पृथ्वी इस अवस्था में, देखिए जो ये दूर वाली अवस्था है, यहाँ पर पृथ्वी बहुत दूर है। ठीक है, तो कई लोग सोचते हैं कि ये पृथ्वी दूर है इसलिए यहाँ पर ठंड का मौसम आ गया। ठीक है, और ये यहाँ पर नजदीक है इसलिए यहाँ पर गर्मी का मौसम आना चाहिए। लेकिन आप ध्यान से देखिए, क्या ऐसा हो रहा है? नहीं हो रहा है। जब नजदीक है फिर भी ऐसा नहीं कि यहाँ पे गर्मी का मौसम, यहाँ पे वसंत ऋतु आ रहा है, शरद ऋतु आ रहा है। क्या कारण है वो समझिए। देखिए, जब भी कोई ग्रह तारों का चक्कर लगाती है, तो जो सबसे दूर का पॉइंट है, जब वो उस तारे से सबसे दूर है अपनी कक्षा में, तो उसको हम लोग कहते हैं एपिहीलियन या अपसौर। ठीक है, उसको कहते हैं एपिहीलियन या फिर अपसौर। ठीक है, और जब वो उस तारे की परिक्रमा करते हुए सबसे नजदीक है तो उसको कहते हैं उपसौर। क्लियर है? अपसौर और उपसौर, अपसौर मतलब सबसे दूर और उपसौर मतलब सबसे नजदीक। ठीक है, इसको याद करने का तरीका क्या है? देखिए, जैसे कि होता है प्रधानमंत्री, फिर होता है उप प्रधानमंत्री। तो उप प्रधानमंत्री क्या है? प्रधानमंत्री के नीचे है, उससे छोटा है। ठीक है, तो वही से याद रखिएगा, उपसौर यानी कि छोटा यानी कि नजदीक, और अपसौर ऊपर है दूर है। ठीक है, तो अपसौर और उपसौर, उपसौर हो गया जो सबसे नजदीक, अपसौर हो गया जो सबसे दूर है। तो पृथ्वी जब सूर्य से सबसे दूर है तो उसको कहेंगे अपसौर, और सबसे नजदीक है सूर्य से तो फिर क्या कहेंगे? उपसौर। लेकिन क्या ये इतना ज्यादा डिफरेंस लाता है कि पृथ्वी पर मौसम बदलने लगे? इसका उत्तर है नहीं। कई लोग कंफ्यूज रहते हैं। उत्तर देखिए इसका क्या है। जब सबसे दूर होता है तो 152 मिलियन किलोमीटर यानी कि 15 करोड़ 20 लाख किलोमीटर दूर है, और जब सबसे नजदीक होता है
तो 147 मिलियन किलोमीटर यानी कि 14 करोड़ 70 लाख किलोमीटर, ठीक है, मात्र 50 लाख किलोमीटर का डिफरेंस है, ठीक है। और क्योंकि यहां पर करोड़ों में बात चल रही है तो 50 लाख से इतना तो फर्क बिल्कुल भी नहीं पड़ेगा कि मौसम बदलने लगे, ठीक है। तो इस चीज को आप समझिए, कभी भी ऐसा नहीं सोचिएगा कि ये दूर है इसलिए गर्मी हो रही, ठंडी हो रही या फिर मौसम बदल रहा है। इस दूरी से कोई खास उतना ज्यादा फर्क पड़ता नहीं है, ठीक है, क्योंकि करोड़ों में बात चल रही है तो 50 लाख का उतना वैल्यू नहीं होता है, ठीक है। तो इसको आप याद रखिएगा, यहाँ कंफ्यूज नहीं होना है। दिन और रात की अवधि क्या होती है, घटती बढ़ती रहती है, ठीक है। इसी को अयनांत कहते हैं, विषुव कहते हैं। उम्मीद करते हैं आपको यहाँ तक समझ में आया होगा। तो दोस्तों इसी के साथ हमारा चैप्टर नंबर 3 कंप्लीट हो जाता है, पृथ्वी की गतियां। आप इस वीडियो को देखिए, 1-2 बार देखेंगे उसके बाद आपको याद हो जाएगा, ठीक है। और इसका नोट्स जरूर बनाएं और बुक को अवश्य पढ़ें। एक बार फिर आप लोगों का शुक्रिया, धन्यवाद हमारे यूट्यूब चैनल से जुड़ने के लिए। आप इसे लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें, अपने दोस्तों तक भेजें ताकि वो भी इस सीरीज का लाभ उठा सकें। और हमें भी मोटिवेशन मिलता है जब हमारे चैनल को एप्रिसिएशन मिलता है, लाइक्स मिलते हैं, सब्सक्राइब मिलते हैं। धन्यवाद।